अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है और मैं पाक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले पाक प्योर लाइन में आपको वेलकम करते हैं। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक मीट हाइजीन एंड इंस्पेक्शन इन प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन है। हम बारे में मुख्तलिफ आस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो ट्रेनिंग को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं पाक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा। पाक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें फूड और न्यूट्रिशन और हलाल से रिलेटेड मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, जिनमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं हमारे, लाइक फूड सेफ्टी अवेयरनेस सेशंस हम कंडक्ट करते हैं। इसी तरह टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप और सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी और R&D एक्टिविटीज़ हैं हमारी इंडस्ट्री के साथ। फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन पब्लिकेशन भी हम ऑफर करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें ऑनलाइन सेक्शन हैं। आज का सेशन भी इसी सिस्टम की करी है। इसके अलावा कुछ हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फूड और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और इस तरह दुनिया के साथ कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं। ये कुछ स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं हमारे, जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसमें एकेडमिया भी है और इंडस्ट्री भी है। ओके जी, प्रॉपरली हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। मीट हाइजीन एंड इंस्पेक्शन इन प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन। ये कोर्स मैप है, जिसमें हम मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एनिमल एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन, स्लॉटर हाउस हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में बात होगी। कार्केस मीट हाइजीन असेसमेंट के बारे में बात होगी। हलाल का कंसेप्ट क्या है, हलाल के पैरामीटर्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कशन होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मीट क्वालिटी, मीट माइक्रोबायोलॉजी क्या है, प्लांट हैसप कंप्लायंस क्या है, हैसप की मीट इंडस्ट्री में किस तरीके से फर्दर इम्प्लीकेशन होती है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन मीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्टोरेज, मीट इंस्पेक्शन मेथड्स और इसका ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम फार्म टू फोर्क के बारे में डिस्कशन होगी। और एंड फूड बॉर्न इलनेस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपरली हम देखते हैं कि मीट, व्हाट इज मीट? मीट इज एनिमल फ्लैश दैट इज ईटन एज फूड। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीट एंड मीट एनिमल्स, मुख्तलिफ पुरानी आयात से हम इसको हाईलाइट करेंगे। कुरान पाक में सूरह यासीन में आता है, एंड वी हैव सब्जेक्टेड देम टू देयर यूज सो दैट सम ऑफ देम दे यूज फॉर राइटिंग एंड सम अदर्स दे ईट। इसी तरह सूरह अल अनआम 143 वर्ष में आता है, ऑफ द कैटल आर सम फॉर बर्डन एंड सम फॉर मीट। नेक्स्ट आयम बारता है मोमेंट 79, अल्लाह, it is he who has made cattle for you, that you may ride on some of them, and of some you eat. Next ayah Mubarak al-Nahl 5, and the cattle he has created them for you, in them there is warm clothing, and numerous benefits, and of them you eat. Importance of meat as food. Important constituent of human diet है। फूड और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। Most nutritious and palatable food provides proteins of high biological value that are easily digestible, and इसकी biological value अदर प्रोटीन्स की निस्बत ज़्यादा है। मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, फैटी एसिड्स हैं, wide range of essential vitamins to the human body. इसके अलावा हकीम believe that diseases of certain organs can be cured by eating the same organ of meat animals. Liver diseases can be cured by eating liver of the animals. मसलन ये है कि मुख्तलिफ हकीम ये बिलीव करते हैं कि जिस ऑर्गन में कोई भी इशू है, उससे रिलेटेड ऑर्गन खाया जाए तो वो डिजीज क्योर हो सकती है। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ मीट की बात करते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, बीफ, मटन एंड पोल्ट्री। फॉर एग्जांपल, बीफ में वाटर 60% है, मटन में 55.8% है, पोल्ट्री में 71.2% वाटर मौजूद है। इस तरह प्रोटीन की बात करें तो हाईएस्ट
amount of protein is available in poultry. इसके अलावा मटन में 15.7%, बीफ में 17.5% प्रोटीन अवेलेबल है। लेकिन जो बायोलॉजिकली हायर वैल्यू का प्रोटीन है वो बीफ और मटन के अंदर मौजूद है। फैट कंटेंट 22.2% in beef, 27.7% that is highest amount present in mutton, 7.2% fat is available in poultry. इसलिए हम पोल्ट्री को लीन मीट बोलते हैं क्योंकि इसमें फैट कंटेंट अदर देन बीफ एंड मटन इज लोअर. Calories 273 in beef, 317 in mutton and 151 in poultry. आयरन मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से हम देखें तो 2.6 मिलीग्राम आयरन बीफ में मौजूद है, जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मटन एंड पोल्ट्री. मीट इंस्पेक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स फॉर इट्स फिटनेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब ये है कि मीट और उसकी प्रोडक्ट्स को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट करार देना, इसको मीट इंस्पेक्शन में कंसिडर करते हैं. आगे फर्दर चल के मीट इंस्पेक्शन के मुख्य पैरामीटर्स भी होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मीट इंस्पेक्शन इज मैंडेटरी व्हेन एनिमल्स आर स्लॉटर्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर सेल. जाहिर बात है जब एनिमल को फूड पर्पस के लिए स्लॉटर करना है तो डेफिनेटली उसकी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, उसके तमाम पैरामीटर्स को चेक करना ज़रूरी है, आया वो हेल्दी है या उसकी क्या जनरल ऑब्जर्वेशन हैं कि वो कंप्लाई करता है फूड जो भी फूड पैरामीटर्स हैं उनको. तो मीट इंस्पेक्शन प्राइम ऑब्जेक्टिव ये हैं टू इंश्योर दैट ओनली apparently healthy, physiologically normal animals are slaughtered for human consumption and that abnormal animals are separated. मतलब जो healthy animals हैं, जो फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी इंश्योरेंस को कंप्लाई करते हैं, उनको स्लॉटर किया जाए और फर्दर जो abnormalities शो करते हैं उनको सेपरेट किया जाए, उनको फर्दर अदर पर्पज के लिए यूज किया जाए. To ensure that meat from animals free from diseases, wholesome and of no risk to human health. मतलब इंसानी सेहत के लिए कोई खतरा लायक ना हो, कोई बीमारी इंट्रोड्यूस ना हो. एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन होता है मीट इंस्पेक्शन में. तो एंटी मॉर्टम क्या? एंटी बिफोर मॉर्टम मीन्स दैट ऑफ स्लॉटरिंग. इट इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ दोज एनिमल्स वेटिंग फॉर स्लॉटरिंग. स्लॉटरिंग करने से पहले एनिमल की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें मुख्य पैरामीटर या फर्दर स्लाइड में उनको डिस्कस करेंगे. और इट इज अ ग्रॉस एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ लाइव फूड एनिमल्स बिफोर स्टार्टिंग. इसी तरह क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी इसमें शामिल हो जाती है. क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या है एनिमल के, उसकी फिजिकल मतलब बनावट कैसी है, उसकी चलना कैसा है, उसका मतलब डिजीज से रिलेटेड पैरामीटर्स क्या है, इन सारी चीज़ों को एंटीमॉर्टम में डिस्कस किया जाता है. Objectives of anti-mortem inspection: to screen all animals destined to slaughter, either halal और हराम. पहले तो इस चीज़ की श्योरिटी दी जाती है कि हलाल है या हराम है. फिर टू इंश्योर दैट एनिमल्स आर प्रॉपरली रेस्टेड ऑफ एंड ऑफर सीजन वाटर, उसको खाना खुराक दिया गया, इसको प्रॉपर रेस्ट टाइम दिया गया. मिनिमम 12 आवर्स का रेस्ट टाइम इसमें कंसिडर किया जाता है. कम से कम 12 घंटे रेस्ट पीरियड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एनिमल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं तो दूसरी जगह आने के बाद उसको 12 घंटे का रेस्ट टाइम दिया जाए ताकि एनिमल स्टेबल हो सके. To reduce contamination, only killing floor by separating the dirty animals and condemning the disease animals is required by regulation. So that to ensure that injured animals are those with pain and suffering receive emergency treatment and that animals are treated humanely. ओके, डिजीज एनिमल्स को कल करना और इस तरह जो मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल बाल केसेस में इमरजेंसी स्लॉटर की जरूरत होगी तो उनको सेपरेट किया जाता है ताकि उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सके. To identify reportable animal diseases to prevent killing floor contamination, to identify sick animals and those treated with antibiotics, chemotherapeutic agents, insecticides and pesticides. For example, कुछ बीमार जानवर हैं उनको भी अलहदा करना. इसी तरह मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ केमिकल एजेंट्स द्वारा इनको यूज़ किए जाते हैं फीड में, उनकी ट्रीटमेंट में, मेडिकेशन में, या कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर. तो एक तो एनिमल को एक रेस्ट पीरियड देना ताकि जो विड्रॉल पीरियड देना जो कि एनिमल के अंदर जो भी जो कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं या केमिकल या कुछ ट्रीटमेंट कीजिए उसका असर ज़ायल हो सके. फॉर
दैट पर्पज को एक विड्रॉल पीरियड देना। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एनिमल में चेचड़ लगे हुए हैं, इनके लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए भी एनिमल को अकॉर्डिंगली कैटेगरी में शामिल करना। टू रिक्वायर एंड इंश्योर द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ट्रक्स, फिर जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुई इनकी डिसइंफेक्शन करना। टू मेक श्योर दैट ओनली हेल्दी नॉन टर्निंग एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड, जो नॉन प्रेग्नेंट हैं और हेल्दी हैं उनको स्लॉटर करना इस चीज़ की श्योरिटी। टू प्रिवेंट द स्लॉटरिंग ऑफ यंग एनिमल्स, मतलब एक साल से कम उम्र के जानवरों को ज़िबा होने से बचाना, ये भी एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन में ही इसको देखा जाता है। एनिमल शोइंग क्लिनिकल साइंस ऑफ डिजीज शुड बी हेल्ड फॉर वेटनरी एग्जामिनेशन, कि जो एनिमल बीमारी की लामा ज़ाहिर करें उनको वेटनरी इंस्पेक्शन के लिए सेपरेट करना, उनका फर्दर ट्रीटमेंट करना। डिजीज are treated as suspects and should be segregated from the healthy animals, उनको सेपरेट रखना ताकि उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाए। The disease and management history should be recorded and reported on anti-mortem inspection card, और इसी तरह उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना ताकि उनको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सके। Other information should include owner's name, number of animals in the lot and arrival time, species and sex of animal, the time and date of antemortem inspection, clinical signs and body temperature is relevant, reasons why the animal was held, signature of veterinarian। मतलब ये कि वेटेरियन के पास एक फॉर्मा होता है जिसमें तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि साइन एंड सिग्नेचर एंड रिकमेंडेशन ऑफ वेटेरियन, ताकि एनिमल्स की फर्दर कैटेगरीज बनाई जाए और उसके अकॉर्डिंगली एनिमल्स को ट्रीट किया जाए। Anti-mortem inspection should be carried out in adequate lighting where animals can be observed both collectively and individually at rest and motion। अब दोनों तरीके से इसको जज किया जाना चाहिए, रेस्ट की हालत में भी इसको चला फिरा के भी, ताकि एनिमल की हम ओवरऑल जो ना कंडीशन चेक कर ले कि क्या एनिमल कोई इसमें बीमारी तो नहीं, कोई लंगड़ा तो नहीं चल रहा है, कोई पाँव डैमेज तो नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि इस तरह के तमाम मामला को देखना ताकि इसको अकॉर्डिंगली फिर फर्दर categorized किया जा सके। The general behavior of animals should be observed as well as their nutritional status, illness, signs of disease and abnormalities। Okay, some of the abnormalities which are checked on antemortem inspection include respiration check की जाती है, इसकी सांस का मसला नहीं है, सांस तो नहीं फूला हुआ, बिहेवियर क्या है ओवरऑल एनिमल का, वेट, उसका जो ओवरऑल बॉडी पोस्चर एंड स्ट्रक्चर है उसको देखा जाता है, चलना फिरना कैसा है, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन डिस्चार्जेस बॉडी फ्लूइड्स में, फॉर एग्जाम्पल नाक से भी ऐसा फ्लूइड तो नहीं गिरता, मुंह से या उसके फीसेस तो ऐसे तो नहीं है, पतला तो नहीं है कि या इस तरह का इशू तो नहीं, अगर ऐसा ही तो वो तो डेफिनेटली उसको अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट की जाएगी स्लॉटर करने से पहले। उसका कलर कैसा है, बॉडी से भी ऐसी स्मेल तो नहीं आ रही। ओके, so how we categorize the animals after antemortem inspection? Animals could be judged into any of the following categories: passed for slaughter, processed to slaughter without undue delay, मतलब डायरेक्टली इसको स्लॉटर कर लेना, मतलब ये कि एनिमल बिल्कुल हेल्दी है, इसको फर्दर स्लॉटरिंग के लिए लेके जाए। पास्ट फॉर अ सेकंड एंटीमॉर्टम, फर्स्ट एंटीमॉर्टम के बाद सेकंड एंटीमॉर्टम के लिए भी इसको लेके जाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन physiological or metabolic conditions, passed for slaughter under specific conditions, okay, condemned due to the presence of meat-borne hazard or occupational hazard। For example, एनिमल के ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा है जिसमें फर्दर फिर उसको मतलब कंसिडर किया जा सकता है कि यार इसमें कोई हैजर्ड हो सकता है, बायोलॉजिकल हैजर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज है, उससे फर्दर कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, या उसके गोश्त से भी ऐसी स्मेल आ रही है, ये भी एक हैजर्ड हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए। इमरजेंसी स्लॉटर ये भी एक कंसिडरेशन है। स्लॉटरिंग मेथड्स ऑफ फूड एनिमल्स, क्या क्या स्लॉटरिंग के मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इनको भी हम देखते हैं फर्दर। Essential of slaughtering क्या है, the death of animal brought serving in order to avoid unspecific pain। This method should be as human as possible and sharp knives should be used। The bleeding should be complete because complete bleeding increase the keeping quality of meat। Definitely blood एक मतलब टॉक्सिन है बॉडी के अंदर containing uric acid, so it should be removed completely from body। Minimum 8%
मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियो क्या है 8% ब्लड होता है बॉडी के अंदर से रिमूव किया जाना चाहिए ड्यूरिंग स्लॉटिंग। एग्जॉस्टेड एनिमल्स डू नॉट कंप्लीटली ब्लीड वेल व्हाइल स्लॉटिंग। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 12 घंटे का टाइम पीरियड एक स्टे पीरियड होना चाहिए ताकि एनिमल की एग्जॉस्टेड कंडीशन से निकल जाए, अगर वो रेस्ट कंडीशन में आ जाए उसके बाद इसको स्लॉटर किया जाए। इट इज अनडिजायरेबल दैट एनिमल अवेटिंग स्लॉटर शुड व्यू द स्लॉटरिंग प्रोसेस। डेफिनेटली अगर वो स्लॉटरिंग प्रोसेस देखेगा तो एनिमल हाइपर हो जाएगा। It is undesirable to sharpen knife in front of animal awaiting slaughter. Same condition is here. स्लॉटरिंग मेथड्स दो किस्म के मेथड यूज होते हैं, एक रिचुअल स्लॉटर और एक ह्यूमन स्लॉटर। रिचुअल स्लॉटर में मुख्तलिफ मजहबी बेस पे स्लॉटरिंग फर्दर कंसिडरेशंस हैं, लाइक इस्लामिक स्लॉटर है जिसको हलाल मेथड बोलते हैं, सिख स्लॉटर को जफ्ता मेथड बोलते हैं, इस तरह ज्यूइश स्लॉटर को कोशर बोलते हैं। ह्यूमन मेथड में क्या स्टनिंग और ब्लीडिंग ऑफ एनिमल्स, एक्सटेंशन एंड स्टिचिंग। अब इसमें ये ह्यूमन मेथड में तो कंसीडर ये किया जाता है कि एनिमल को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, जिसमें उसको स्टन किया जाता है, स्टनिंग की जाती है, उसके दिमाग में जैसी चीज़ मारी जाती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है या एनिमल की ब्लीडिंग की जाती है तो दिमाग में कुछ छड़ी घुसा के तो इस तरह की स्टिक घुसा के। तो इनका बेसिकली ये नाम हलाल मेथड हैं, लेकिन इनका बेसिक कंसेप्ट वो ये पेश करते हैं कि एनिमल को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हालांकि इससे एनिमल अनकॉन्शियस हो जाता है जो कि टोटली हराम है। इसको फर्दर हम स्टडी करेंगे कि क्यों हराम है, किस बेस पे हराम करार दिया गया है। और बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए हलाल मेथड को मुंतखब किया गया है। तो इस्लामिक मेथड क्या है? दिस इज अ रिलीजियस मेथड एंड practiced in all Muslim countries of the world. गाइडलाइंस क्या है इस बारे में? एनिमल मस्ट बी हेल्दी, सेहतमंद होना चाहिए। एनिमल मस्ट बी रिलैक्स टू रिमूव ऑल द टेंशन प्रायर टू स्लॉटरिंग। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन के मामला हैं और मामला हैं, सभी मामला में एनिमल को एटलीस्ट 12 घंटे का रेस्ट पीरियड देना चाहिए ताकि उसकी अनकॉन्शियसनेस खत्म हो जाए। इट कैन बी कंप्लीट द एनिमल हैज टेक प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर। इसको प्रॉपर खुराक और पानी मुहैया करना ताकि सेल हो जाए, इसको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। खुदी को इंतहाई तेज हो करना ताकि जानवर को उस हिसाब से तकलीफ ना हो। स्लॉटर मस्ट बी अडल्ट मुस्लिम, शुड हैव बिलीव इन इस्लामिक स्टडीज, शुड बी मेंटली ऑल राइट। मतलब ये तमाम कंडीशन को कंप्लाई करता हो। बेसिक कंडीशन क्या है? मुस्लिम हो, उसका इस्लामिक तालीमात पे बिलीव हो और मेच्योर मेंटली मतलब मेच्योर हो ताकि मतलब प्रॉपरली वो स्लॉटरिंग टर्म्स और कंडीशन को पूरा कर सके। स्लॉटरिंग ऑफ नाइफ शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एनिमल्स वेटिंग फॉर स्लॉटरिंग। सिलेक्टिव स्लॉटरिंग शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। सिलेक्टिव स्लॉटरिंग में क्या है? एनिमल डेफिनेटली हाइपर हो सकते हैं एक दूसरे को देख के, वो इसी तरह नाइफ जो ना वो तेज नहीं करनी दूसरे एनिमल्स के सामने। प्रोसीजर क्या है जी इस्लामिक स्लॉटरिंग का? सबसे पहले जानवर को लेफ्ट साइड पे किबला रुख लिटाना है, उसका मुंह, उसका फेस किबला की रुख हो। इसी तरह छुरी बिल्कुल तेज होनी चाहिए, उसकी गर्दन के ऊपर इस तरीके से ट्रांसवर्सली आगे पीछे को ऐसे कट देना है कि 4 उसकी वेन्स कटनी चाहिए, कम से कम 3 वेन्स लाजमी तौर पे कटनी चाहिए, लाइक एसोफेगस है, ट्रेकिया है, कैरोटिड आर्टरीज और जुगुलर वेन, इनमें से कम 3 वेन्स लाजमी तौर पे कटनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ओके, तो स्लॉटरिंग के टाइम पे तकबीर कहना, अल्लाह अकबर कहना मस्ट है, इसके बगैर जानवर को इस्लामिक मेथड में हम स्लॉटर नहीं कर सकते। तकबीर कहेंगे तो जानवर हलाल होगा। इसी तरह ऊँट को नहर करते हैं, इसके अलावा जो छोटे जानवर हैं उनको लिटा के ज़िबा किया जाता है। नहर में ये कि ऊँट को स्टैंडिंग पोजीशन में गर्दन पे 3 कट लगा के उसको नहर किया जाता है। ओके जी, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक तो सबसे पहले तो ये कि छुरी बिल्कुल तेज होनी चाहिए और उसके बाद फिर कट इस पोजीशन में इस जगह पे लगाना है जहाँ से एक तो गर्दन के करीब तर हो
जिसको मतलब उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का पहला जोड़ जो है वहाँ पे कट लगे। अब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पर्सन ही कर सकता है, विद एक्सपीरियंस ही पता चलती हैं कि गर्दन का पहला जोड़ कहाँ पे है, वहाँ से कट लगे। और ख़ास तौर पे इसमें जुगुलर वेन्स, एसोफेगस, ट्रेकिया और इस तरह जो कैरोटिड आर्टरीज, ये 4 वेन्स, इन पे कट लगना चाहिए। इनमें से एटलीस्ट 3 वेन्स लाजमी तौर पे कटनी चाहिए। ओके, ज़बीहा क्या है? ज़बीहा इस्लामिक कंसिडरेशंस में एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस देता है, जिसमें कुरान और हदीस से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जानवर को हलाल करने के लिए, ज़िबा करने के लिए। Derived from Quran and Hadith, accordance with several commands given in the Holy Quran. Islamic method of slaughtering है based on 2 important principles, जिसमें तस्मिया है। तस्मिया क्या है? Invoking name of Allah. Slaughter being done with his permission. तकबीर पढ़ना। उसके बाद है तज़किया, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में क्या है? क्लीनिंग ऑफ मीट फ्रॉम ब्लड बाय स्लाटरिंग। मतलब तस्मिया और तज़किया ये ज़बीहा की 2 इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। इसके बगैर स्लाटरिंग जो हलाल का कंसेप्ट है वो पूरा नहीं हो सकता। ओके जी, कंसेप्ट ऑफ हलाल। हलाल का कंसेप्ट क्या है? कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, सूरह बकरा में है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा। ऐ लोगो, ज़मीन में से वो चीज़ें खाओ जो हलाल और तय्यब हों। अब इसमें 2 चीज़ें बुनियादी तौर पे आती हैं, हलाल और तय्यब। हलाल का मतलब ये है कि जो ज़बीहा के 2 कंसेप्ट हैं, तस्मिया और तज़किया, इन दोनों को पूरा करना है, तब जानवर हलाल होगा, जिसमें परवोक द नेम ऑफ अल्लाह, और तज़किया में आता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब फर्दर जो तैयबा है, तैयबा में तैयब का मतलब है फूड सेफ्टी। इन टेक्निकल वर्ड्स हम तैयब को फूड सेफ्टी के कंसेप्ट में लेते हैं कि हलाल की हुई चीज़ को फर्दर फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ एंड साउंड कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, इसमें फिर फूड सेफ्टी के तमाम पैरामीटर्स आ जाते हैं कि जानवर को ज़िबा करने के बाद कैसे उसको, उसके गोश्त को हमने साफ सुथरा और होलसम बनाना है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन एज फूड। ये तैयब का कंसेप्ट आता है। अब दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड हैं। हलाल के बगैर तैयब का कोई कंसेप्ट नहीं है, और तैयब हलाल के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, एज अ केस बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो हलाल मेथड, मतलब हलाल मेथड से हट के है, जिसको हम हराम मेथड बोलते हैं। हराम मेथड के जरिए जानवर को ज़िबा कर लिया जाए और बाद में कहा जाए कि हम इसको फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स में लेके आए, तो दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हलाल का कंसेप्ट ही बेसिकली फूड सेफ्टी पे बेस करता है। मतलब जानवर को इस तरीके से ज़िबा करना है कि उसमें से एक तो मतलब तमाम जो भी रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैं उनको फुलफिल किया जाए, और इसके अलावा जो भी जो तज़किया की बात आई है पीछे, कि उसके बॉडी में से मैक्सिमम रिमूवल ऑफ ब्लड, कि उसके गोश्त में से जो भी टॉक्सिन्स हैं यानी कि ब्लड की फॉर्म में उनको रिमूव करना। ये दोनों कंसेप्ट आपस में कोरिलेटेड हैं, हलाल और तैयब के। ओके, अब कुरान पाक में अल-माइदा आयत नंबर 3 में आता है कि आपके लिए वो जानदार प्रोहिबिटेड हैं, फॉरबिडन हैं, जो कि मरे हुए हों, उनका खून, flesh of swine, and that on which have been invoked the name of other than Allah, that which have been killed by strangling
और बाय वायलेंट ब्लो और बाय हैंड हेड लॉन्ग फॉल, उसकी गर्दन मरोड़ के उसको झटका दे के, या ऐसे वाइल्ड एनिमल्स ने हलाल जानवर को इतना काटा हो कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। ये तमाम कंडीशंस हैं जानवर को हलाल के लिए, जानवर को हलाल करने के लिए। ओके, अब इसमें जो ना जनरली स्पीकिंग 5 फ्रीडम्स हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है जानवर को स्लाटर करने से पहले। फॉर एग्जांपल पहली फ्रीडम क्या है? हंगर से उसको पाक करना है, मतलब उसको भूखा रुबा नहीं करना, उसकी प्यास को मद्देनजर रखना है, उसकी डिजीज़ को देखना है, उसको पेन से बचाना है, फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। ये 5 चीज़ों को कंसिडर करना है जानवर को स्लाटर करने से पहले। ओके, अब हम मतलब मीट हाइजीन की बात करते हैं, मीट हाइजीन और इंस्पेक्शन की। हमने जानवर से गोश्त कैसे हासिल करना है, उसकी क्या क्या कंसिडरेशन है, स्लाटर हाउस में किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम फर्दर बात करते हैं। जी, सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? सर आ रही है। सर आ रही है। ओके, ठीक है जी, हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मीट हाइजीन के बारे में बात करते हैं कि गोश्त की क्वालिटी और उसकी सफाई सुथराई को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या उसकी कंसिडरेशन है। मीट हाइजीन क्या है? मीट हाइजीन इज द क्रिएशन ऑफ कंडीशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी एंड suitability of meat at all stages of the meat production chain. मतलब मीट प्रोडक्शन चेन फ्रॉम फार्म टू फोक, इन तमाम स्टेजेस के दौरान मीट की जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं उनको मद्देनजर रखना। अभी तक हमने स्लाटरिंग की बात की है। स्लाटरिंग में आपने देखा कितने चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अल्टीमेट सभी चीज़ों का फोकस क्या है? मीट हाइजीन और मीट क्वालिटी। अगर हम हलाल की भी बात करें तो हलाल का मकसद ही बेसिकली ये है कि जो उसका तैयब का कंसेप्ट है उसको फुलफिल करना है। मतलब वो अदर मेथड्स हैं हलाल के अलावा, वो क्या है? कोई स्टनिंग का मेथड है, कोई झटका मेथड है, कोई गर्दन को वो झटका दे के रोड के उसको जानवर को जुबा को अनकॉन्शियस करते हैं, या कोई ऐसे मेथड है जिसमें जानवर के दिमाग के अंदर कोई चीज़, कोई रॉड मारा जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक से उसको ख़त्म किया जाता है। अब इन तमाम मेथड में क्या है? ब्लड रिमूव नहीं होता बॉडी से, या मिनिमम रिमूवल ऑफ ब्लड है। लेकिन हलाल का कंसेप्ट बेस ही इस चीज़ पे करता है कि जानवर की बॉडी से ब्लड को मैक्सिमम रिमूव किया जाए, क्योंकि ब्लड बेसिकली यूरिक एसिड इसकी कंपोजिशन है। तो यूरिक एसिड बॉडी से मैक्सिमम रिमूव किया जाए ताकि उसकी गोश्त की कीपिंग क्वालिटी बढ़े। Effective hygiene control is vital to avoid adverse human health and economic consequences of unsuitable meat and meat-related illness. अब मीट से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं वो भी मीट हाइजीन में ही आती हैं। Quality assurance is the process of ensuring that meat will not cause harm to the consumer when it is prepared and eaten according to its intended use. ये चीज़ें क्वालिटी इंश्योरेंस में आती हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस का सिस्टम भी फ्रॉम फार्म टू फोक है, मतलब एनिमल और उसकी फर्दर स्लाटरिंग, स्लाटरिंग के बाद मीट की प्रोसेसिंग, उसकी फर्दर वैल्यूएडिशन, ये सारी चीज़ों में उसकी कीपिंग क्वालिटी को मद्देनजर रखना है। Everyone, including farmers, processors, and regulators, have a responsibility
अब हर बंदे के पार्ट पे एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फार्मर है जिसने एनिमल की ग्रोइंग करनी है, रियरिंग करनी है, उसके पार्ट पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या डाइट, ये सारी चीज़ें मतलब ए टू जी इसमें कंसिडर होती हैं क्वालिटी एश्योरेंस में। इसी तरह प्रोसेसर के लेवल पे हैसअप और जनरल गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सर मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी sure। मीट हाइजीन पे पीछे कीजिएगा स्लाइड को जरा। जी जी, मीट हाइजीन के बारे में ये कहूँगा कि जानवर जब आप लाते हैं तो उसकी हाइजीन को मेंटेन करना वहाँ से स्टार्ट करना है, और जिस जगह पे बांधा जा रहा है, रखा जा रहा है, वहाँ साया होना ज़रूरी है, वहाँ जर्म्स जितने भी हैं उनको बचाना है, और स्पेशली उस जानवर को बाकी जानवरों से गंदगी के हिसाब से साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा खाना खिलाना, ये वहाँ से ही स्टार्ट होता जी है। बिल्कुल, और एग्जैक्टली ज़बह हमने करने ये से सारी 24 चीज़ें घंटे पहले तक, जी जी 24 घंटे पहले तक उसको पाक और साफ चीजें खिलाना जरूरी है, ताकि मीट जो कंज्यूम हम करेंगे वो भी हेल्दी और हाइजीनिकली हमें मिले। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जानवर को कैसे उसको मतलब हैंडल करना है बिफोर स्लाटरिंग। स्लाटरिंग से पहले एक जगह पे उसकी जो लेयरेज है उसकी भी फर्दर गुड हाइजीन प्रैक्टिस आएंगी कि कैसे लेयरेज में उसको जानवर को उसकी देखभाल करनी है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं। फिर इसी तरह बिल्कुल जो हम एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको भी कंसिडरेशन में लेके आना है, और विद साइन एंड स्टैम्प ऑफ वेटनेरियन। ये तो बात हो रही है स्लाटर हाउस की, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्केल की बात कर रहे हैं। अब आगे ईद आएगी एक माह बाद, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, हमारा ये ट्रेनिंग रखने का मकसद ही ये था कि हम इन चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं। कुछ कंसिडरेशन हैं उनको हम पर्सनली भी फोकस करेंगे, हर घर में कुर्बानी होगी, इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ओके जी, बिल्कुल। यहाँ मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर भी ले लें, बीच बीच में आ श्योर रहे हैं, हैंड्स श्योर, रेज हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। यहाँ तक हम एक पोर्शन अपनी इस प्रेजेंटेशन का कवर कर चुके हैं। जी प्लीज़, किसी के पार्ट पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी, जिनका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, उनको हम अनम्यूट कर देंगे। वकील अहमद साहब। जी हेलो, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो जी वकील साहब। सर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा सर। सर ये फीड विड्रॉल, ये जो हम कर रहे हैं, आपने कहा था कि स्लॉटरिंग से पहले, हेलो जी मैं सुन सकता हूँ, आपको बोलें प्लीज़। ये स्लॉटरिंग आपने कहा था फीड विड्रॉल जो है स्लॉटरिंग से पहले खाना पिलाना है। तो मैंने देखा कि स्लॉटरिंग से पहले ना जानवर को फीड विड्रॉ किया जाता है कि जब हम उसको स्लॉटर वगैरह करते हैं ना, उसके गट वगैरह से जितनी एवेजरेशन करते हुए ना कंटेमिनेशन कम हो सके। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, तो आपने कहा है कि मतलब उसको स्लॉटरिंग से पहले खाना पिलाना है, कि मतलब वो अच्छे, एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे आई थिंक उनको पाक साफ खिलाना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा बिल्कुल, कि मतलब। देखिए सबसे पहली बात ये क्लियर कट बात है कि जानवर को स्लॉटर करने से पहले उसको खिलाना भी है, पिलाना भी है प्रॉपर, ठीक है जी। जितना वो सैचुरेटेड होके अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना चाहे उसको खिलाना है। भूखे पेट तो बिल्कुल उसको स्लॉटर नहीं करना है। इसमें तो इस्लामिक वे में जब हम बात करें तो इसकी ममानियत है कि जानवर को भूखी हालत में ज़बह नहीं करना। अब इसकी बात जो आपने अगली की, टेक्निकल जो बात आपने की है कि मुमकिन है कि जब हम इसकी रेजिस्ट्रेशन कर रहे हों वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक उसकी हैंडलिंग में इशू हो सकता है, जानवर ने खुराक खाई होगी, जी जी अंदर देखना। बात यह है कि उसके लिए फिर फर्दर गुड हाइजीन प्रैक्टिस हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसके लिए हमारे पास हैसअप मौजूद है, ठीक है जी। एनिमल को स्लॉटर कर लिया, उसकी रेजरेशन के लिए जीएसपी आगे आएंगी अगली स्लाइड में। इसमें सारा इस बारे में बात होगी कि कैसे उसकी रेजरेशन करनी है कि फर्दर कंटेमिनेशन ना हो। तो यहाँ तक तो इस चीज़ को आप क्लियर समझें कि जानवर को ज़िबा करने से पहले प्रॉपर सैचुरेट करना है, तो भूख प्यास ख़त्म करनी है, ताकि अगर
कोई ऐसा उसको जानवर को किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। ठीक है जी। आगे फर्दर हम गुड हाइजीन प्रैक्टिस की बात करेंगे कि किस तरीके से हर स्टेज पे जीएसपी को मेंटेन करना है। और सर एक और चीज, स्टे टाइम का आप कह रहे थे कि 12 आवर्स होना चाहिए जानवर का ना मिनिमम बिफोर 12 स्लॉटरिंग। आवर्स। 12। तो सर ये आई थिंक इट डिपेंड ऑन द एनिमल नेचर। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री के लिए 12 घंटे तो हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ये मैंने जो नॉर्मल बात की है, मतलब इसमें हम बड़े जानवर को कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर पोल्ट्री में फिर वो एक पीछे एक टेक्निकल टर्म यूज में भी आपको शेयर करता हूँ। मतलब एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें मतलब पोल्ट्री को एक वो रेस्ट पीरियड ऐसा दिया जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को उसको रियर किया गया है। ऐसा रेस्ट पीरियड दिया जाता है जिसमें उसकी एंटीबायोटिक्स का या अदर मेडिसिन का इफेक्ट उसका ज़ायल हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये वो रेस्ट पीरियड है। जो नॉर्मल रेस्ट पीरियड की मैंने बात की है वो कम अज़ कम एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम होना चाहिए। ये बड़े जानवर की मैंने बात की है। फॉर एग्जांपल एनिमल को ट्रांसपोर्ट किया है एक जगह से दूसरी जगह लेके आए तो डेफिनेटली एनिमल हाइपर हुआ होगा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। वैसे भी मतलब नई जगह पे जाएं तो नई जगह पे हार्श इन्वायरमेंट है, मतलब हीट है, एग्जैक्टली कोल्ड है। एग्जैक्टली। इसी तरह नए इन्वायरमेंट में जाके वैसे भी जानवर थोड़ा सा मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है कि यार ये किस जगह पे मैं आ गया हूँ। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट भी डिफरेंट हो सकता है, बाकी पैरामीटर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। लिहाजा रेस्ट पीरियड इस सेंस में है। ठीक है, थैंक यू। तो हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। Objectives of meat hygiene and quality assurance. Safeguard the health of the people through production, distribution and consumption of safe meat. तमाम चैनल्स में इसको हम कंसिडर करते हैं। प्रमोट नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मीट। अब ट्रेड के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाना। इसी तरह इसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं लाइक फूड अथॉरिटीज़ हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी हैं या बाकी जो भी फूड डिपार्टमेंट है उनकी जो सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो किया जाना ज़रूरी है। प्रिवेंट अवॉइडेबल मीट लॉसेस एंड प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज। देन स्कोप ऑफ मीट हाइजीन। Meat hygiene programs are aimed at controlling the hygiene standards of the meat at all levels of meat production chain, including prevention of disease animals, maintenance of appropriate nutritional level of food animals, prudent use of veterinary medicines and other chemicals in food animals, and observing the recommended withdrawal period. जी ये जो अभी हम वो पीछे बात डिस्कस कर रहे थे ना कि रेस्ट पीरियड तो हम मतलब नॉर्मली 12 घंटे का रिकमेंड करते हैं। जो पोल्ट्री के केस में है इसको हम विथड्रॉल पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री को रियर किया, डेफिनेटली मेडिकेशन वगैरह होती है, मतलब एंटीबायोटिक्स भी यूज होते हैं इसमें। तो पोल्ट्री को रियर करने के बाद एक विथड्रॉल पीरियड दिया जाता है, एक मिनिमम टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद आप इसको स्लॉटरिंग की तरफ लेके आएँ ताकि उस टाइम मिनिमम में 2 आवर्स। उस टाइम में इसके अंदर जो भी जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो मिनिमम की तरफ आ सके। Ensuring use of appropriate use of methods of slaughter, ये भी मीट हाइजीन के स्कोप में कवर होता है। मतलब मीट की कीपिंग क्वालिटी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर फॉर एग्जांपल हम पोल्ट्री के केस में विथड्रॉल पीरियड उसको नहीं देते तो ऐन मुमकिन है कि जो उसकी मीट की क्वालिटी है, जो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है या फर्दर उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है या उसकी केमिकल कंपोजिशन के ह्यूमन हेल्थ के जो इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हों अगर उसको वो नॉर्मल विथड्रॉल पीरियड नहीं दिया जाता। थॉरो एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम इंस्पेक्शंस, डेफिनेटली इनको कंसिडर करना है। अब ये जो मैंने विड्रॉल पीरियड की बात की इसमें पोस्टमॉर्टम इंस्पेक्शन भी आ सकता है। हाइजीनिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीट टू बुचर एंड और मार्केट्स, इंश्योरिंग द हाइजीनिक स्टेट ऑफ द बुचरीज एंड मार्केट मीट मार्केट्स, स्लॉटर हाउस की हाइजीनिक कंडीशन को देखना, इंश्योरिंग appropriate मीट स्टोरेज कंडीशंस बिफोर दे रीच द कंज्यूमर। देन प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ मीट, इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन भी आ जाता है।
prevention of meat deterioration and spoilage by controlling temperature, humidity। ये तमाम पैरामीटर्स हैं कि उसकी प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उनको क्या क्या उनकी फर्दर कंसिडरेशन हैं, टेम्परेचर के हवाले से, उसकी ह्यूमिडिटी है या उसकी जो शेल्फ लाइफ कंडीशंस क्या क्या मेंटेन की हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मीट हाइजीन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज आउटब्रेक्स, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के साथ। फूड बॉर्न डिजीजेज लेड टू कंज्यूमर सफरिंग एंड लॉस ऑफ लाइफ। Prevents meat deterioration that may lead to unnecessary losses, enhances local and international trade in meat due to enhanced consumer confidence, creates employment as more income is realized from sale of meat। तो ये तमाम मीट हाइजीन की कंसिडरेशन हैं। मीट क्वालिटी एश्योरेंस क्या है सिस्टम? Meat quality assurance is the systematic implementation of planned meat hygiene measures along the meat production chain to provide adequate confidence to the consumers that meat is safe for their consumption। अब मीट क्वालिटी एश्योरेंस में जितने भी गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो स्लॉटरिंग के दौरान हो, चाहे वो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान हो, या फर्दर उसकी जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या हैसअप की कंप्लायंस हो, ये तमाम चीज़ों को मीट क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। मीट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स आर a set of regulatory and non-regulatory institutions involved in activities aimed at ensuring the safety of meat। जैसे पहले मैंने बात की है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना, इसी तरह से जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी कंसिडरेशंस को देखना कि उनके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उनकी सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, उनको देखना। Okay. Meat quality assurance systems are a set of regulatory and non-regulatory institutions like पंजाब फूड अथॉरिटी है, इनकी जैसे मीट सेफ्टी इंस्पेक्शन टीम्स हैं, उनकी सेट गाइडलाइंस हैं। इसी तरह जो हैसअप की गाइडलाइंस हैं, गुड हाइजीन और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना। मीट क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, elimination, control or reduction of hazard to acceptable levels throughout the meat production chain। अब इन सारी चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको क्या उनकी क्रिटिकल लिमिट्स हो सकती हैं और कैसे उनको फर्दर मैनेज करना है। ओके जी, ये कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लाइक गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, सैनिटरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हैसअप है, फिर FSMS है, इसी तरह ट्रेसिबिलिटी और रिकॉल सिस्टम, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जिनमें से गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, GSP और हैसअप को देखेंगे कि मीट क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या कंसिडरेशन हैं इन सिस्टम्स की। फर्स्ट वन है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो कि फार्म लेवल पे होती है। जैसे कि मैंने पहले बात की और जो हमारी ट्रेनिंग का एजेंडा था कि फ्रॉम फार्म टू फोक हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
keep food animals free of disease through regular vaccination and treatment. farm level पे ये है कि उसकी proper rearing, उसकी proper जो treatment है उसको disease free करने के लिए, उसकी proper vaccination के schedule, तो जो भी rearing के और housing के parameters हैं उनको consider करना. Prevent accumulation of chemical residues by feeding animals with clean feed, pathogen free feed हो, aflatoxin free feed हो, इस तरह heavy metals इसमें ना हो, toxicants ना हो. Prudent use of veterinary drugs and observing withdrawal periods before animal slaughter. Providing animals with clean water and appropriate housing condition होनी चाहिए उसकी. Minimize non-therapeutic use of antibiotics or hormones. अब कम से कम हार्मोन्स पे इसको रेयर करना, कम से कम उसको एंटीबायोटिक्स की डोज देना और फर्दर वो विड्रॉल पीरियड को भी कंसिडर करना ताकि जो भी उनकी डोज ऑलरेडी दी हुई है उनको उनके इफेक्ट को मास्क करना. ये सारी चीज़ें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं. उसके बाद है गुड हाइजीन प्रैक्टिस. Follows general hygienic rules and applies recognized hygienic principles as well as laws and regulations issued by the competent authority. जैसे फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी है या दूसरे सूबों की फूड अथॉरिटीज़ हैं, सभी की अपनी सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि बेस करती हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस पे. उनको फर्दर लोकल जो भी इन्वायरमेंट है, लोकल कंसिडरेशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि जो नेशनल एजेंडा है फूड सेफ्टी का उसके अकॉर्डिंगली इनको मॉडिफाई किया जाए. GHP for meat processing plants refers principally to appropriate functional plant layout and sanitary design of equipment, raw materials that meet hygiene quality standards. Processing methods that allow safe handling of food, appropriate waste and pest control measures. ये तमाम पैरामीटर्स जो है ना गुड हाइजीन प्रैक्टिस में आते हैं कि मीट की प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करना है ताकि उसकी मीट की कीपिंग क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो सके. जी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन राइज हुआ है, अगर पूछना चाहें तो प्लीज. आवाज बहुत स्लो आ रही है, तब से ज्वाइन किया हुआ ना सेशन को. आप प्लीज अपनी हैंड फ्री को जो ना रिफ्रेश करें. सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन सकते हैं लेकिन आपको आवाज के इशू आपकी appropriate sanitation procedures, cleaning and disinfection, compliance with potable water criteria, functional cold chain, मीट की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसमें भी सारी हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन करना. देन रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन ऑफ स्टाफ, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, इसी तरह उनकी हाइजीन और फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स की उनकी ट्रेनिंग करना, रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना स्टाफ की. तो स्लाटर हाउस स्टाफ है खास तौर पे उसकी हाइजीन प्रैक्टिस पे मतलब रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स करवाना. गुड हाइजीन प्रैक्टिस एट लेयर एज मतलब facilities must be available for the isolation and removal of any animal showing signs of illness. मीन्स से कि जानवर को जैसे पहले हम बात की थी 12 घंटे का एक जो ना कम से कम स्टे पीरियड देना है, फिर होल्ड करना है 12 घंटे के लिए उसको स्लाटरिंग से पहले. मतलब तमाम एनिमल्स को जहाँ पे एक जगह पे होल्ड किया जाता है 12 घंटे के लिए उसको हम लेयर एज बोलते हैं. Prescribed what is preferred to wash animals prior to slaughter. अगर उनमें कोई मतलब जारी तौर पर जानवर गंदे हैं तो इस तरह का मामला है तो उनको फिर फर्दर प्रेशर के थ्रू पानी के जरिए मतलब पानी के साथ उसको साफ करना.
Anti-mortem inspection must be diligently carried out to detect sick animals. अब ले रेज में सारी फिर वो एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन आ जाती हैं। एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन के पैरामीटर जो पहले डिस्कस हुए हैं फर्दर उनको मतलब फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम। गुड हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्लाटर एंड फ्लेइंग प्रोसेस। अब स्लाटरिंग के दौरान और उसकी जो फर्दर डी स्किनिंग है उन प्रोसेस के दौरान क्या क्या गुड हाइजीन प्रैक्टिस देखनी है। स्लाटरिंग शुड बी डन ऑन टेबल, ये इन केस ऑफ पोल्ट्री बात हो रही है, or on hanging rail to reduce contamination by regurgitation. The slaughtering knife should be cleaned and sterilized between each carcass at 82 degrees Celsius. इसको sterilize करना भी जरूरी है। The head should be removed and after skinning washed separately from the carcass. After the initial cut through the skin, sterilize the knife in water at 82 degrees Celsius and then make all other cuts from the inside outside. No hair or skin pieces should be left on the skin carcass. मतलब बालों का contact नहीं होना चाहिए। या इसके अलावा जो एक्सेसिव ब्लड वो कार्केस के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ब्लड भी फर्दर कंटेमिनेशन का बायस बनेगा। इसमें मैक्सिमम ये कोशिश होनी चाहिए कि हम क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे रोक सकें, या क्रॉस कंटेमिनेशन के जो भी चैनल हैं उनको कैसे हम फर्दर मतलब पाक साफ कर सकें। जैसे छुरी हो सकती है, कटिंग टेबल्स हो सकती हैं, इन चीज़ों को फर्दर स्टरलाइज करना या साफ सुथरा उनको रखना। Prevent contact of dirt from hide and skin to the meat surface. Prevent contamination of the carcass with dirty hooks, knives and protective clothes. अब ये सारी चीज़ें जो भी इसकी एक्सेसरीज है ना उनको भी स्टरलाइज में साफ सुथरा करना ताकि कार्केस के साथ उनसे कंटेमिनेशन ना हो ड्यूरिंग स्लाटर और फ्लेइंग प्रोसेस। GSP ड्यूरिंग वेसरेशन, मतलब वेसरेशन का मतलब है कि जो भी स्लाटरिंग के बाद उसकी स्किनिंग करने के बाद जो उसकी बॉडी को खोलना है, अंदर से काटना है, जो भी इसके ऑर्गन जो है ना उनको रिमूव करना है। डू नॉट पंक्चर द विसरा, जो उसका एलिमेंट्री ट्रैक है उसको मतलब वहीं पे पंक्चर नहीं करना। नेक्स्ट स्टेशन पे जैसे आपने देखा होगा कि पोल्ट्री के केस में जो हैंगिंग ट्रेल्स हैं वो हर स्टेज पे एक मखसूस काम परफॉर्म करती हैं। इस तरह यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर ड्यूरिंग सेपरेशन कट्स। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ विसरा विद फ्लोर्स, वॉल्स और सैंड। Regularly wash hands, aprons and sterilize knives, especially after any time contamination occurs. डॉक्यूमेंट्स को यूटेंसिल्स को साफ करना है, उसका विसरा जो है हर स्टेज पे एक मखसूस काम परफॉर्म करना है। केयरलेस विसरेशन मस्ट बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द कार्केस विद गट कंटेंट्स। अब जो आम जुबान में जिसको हम ओडरी बोलते हैं या जो गट के कंटेंट्स हैं उनको मीट के साथ उनकी कॉन्टेक्ट